नमस्ते विद्यार्थियों, मैं भगवान सिंह अजय मेर क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपने साथियों में से ज़रा शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके और इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आज के करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से आपके 2 पॉइंट्स हैं। पहला जो पॉइंट आपके दे रखा है वो है 4 देशों का बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में जो मालाबार युद्धाभ्यास जो होना है उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा जो पॉइंट है वो है आपके नई खाद्य सुरक्षा अनुपालन प्रणाली जो 1 नवंबर 2020 से लागू होगी उसके बारे में बात करेंगे। तो आप पहला क्वेश्चन देखिए। नई खाद्य नई खाद्य सुरक्षा अनुपालन प्रणाली किस तारीख से पूरे देश में लागू होगी? तो राइट आंसर है 1 नवंबर 2020 से। विद्यार्थियों, इसके बारे में थोड़ा आपको मैं जानकारी दे देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों, ये जो नई जो है खाद्य सुरक्षा प्रणाली, नई खाद्य सुरक्षा अनुपालन प्रणाली है, इसके बारे में मैं आपको बताऊं इसमें कि इस नई प्रणाली को मौजूदा खाद्य लाइसेंसिंग और पंजीकरण प्रणाली के स्थान पर इसको जो है लागू किया जा रहा है। नई प्रणाली को मौजूदा खाद्य लाइसेंसिंग और पंजीकरण प्रणाली के स्थान पर लागू किया जा रहा है 1 नवंबर से। वर्तमान में नई प्रणाली को जून से 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसे जो है लागू कर दिया गया है। यानी कि इसको जो है एक पायलट जो है प्रोजेक्ट के तहत जून में इसको लागू किया गया जो है। यानी कि 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों मतलब है कि 5 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में इसको जो है इसको जो है जून में लागू कर दिया गया। और अब 1 नवंबर 2020 से इसे पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। परंतु विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इस जो है नई खाद्य सुरक्षा अनुपालन प्रणाली को जो जून में लागू किया गया 5 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में, यानी कि 9 टोटल इनमें जो लागू किया गया राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, तो उनके नाम भी आपको याद रखना है। तमिलनाडु, गुजरात, ओडिशा, गोवा, मणिपुर, ये 4 राज्य और 5 राज्य, तमिलनाडु, गुजरात, ओडिशा, गोवा और मणिपुर, और 4 केंद्र शासित प्रदेश जिनमें मैं नाम बताऊं आपके दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी, लद्दाख। इनमें जो है ये प्रणाली जो है जून में लागू कर दी गई, यानी कि वर्तमान में चालू है और अब 1 नवंबर 2020 से इसको पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। तो इन राज्यों के और केंद्र प्रदेशों के नाम आपको याद रखने हैं जिनमें जो है जून में ही इस इन राज्यों और केंद्र प्रदेशों में इस नई खाद्य सुरक्षा अनुपालन प्रणाली को जून में ही लागू कर दिया गया था। तो इनके नाम भी आपको याद रखने हैं। तो विद्यार्थियों, आप अगला क्वेश्चन देखिए। कोविड-19 महामारी के दौरान अदालतों में डिजिटल माध्यम से सुनवाई जारी रखने के बीच सरकार वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए कितने अतिरिक्त लाइसेंस खरीदेगी? तो राइट आंसर है 1500। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हो, वर्तमान में जो है उच्च न्यायालय में और जिला अदालतों में जो केसों की सुनवाई होती है वो जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही हो रही है, क्योंकि अभी यह कोविड-19 महामारी का प्रकोप जो है जारी है, इसलिए। तो विद्यार्थियों, उच्च न्यायालयों और निचले अदालतों में यह सुविधा प्रदान करने के लिए ये खरीद की जाएगी। यानी अतिरिक्त जो है 1500 लाइसेंस जो खरीदे जाएंगे वो इसीलिए खरीदे जाएंगे ताकि इनमें निचले अदालतों में और उच्च न्यायालय में ये जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई जारी रखी जा सके। और यहाँ पर एक बात और है कि इस पर जो है, यानी ये 1500 जो अतिरिक्त लाइसेंस खरीदे जाएंगे, इस पर जो है 9 करोड़ रुपया खर्च होगा। यानी कि 9 करोड़ रुपये का खर्च आएगा ये 1500 अतिरिक्त लाइसेंस खरीदने पर। यहाँ पर एक बात और कि केंद्रीय विधि मंत्रालय ने जो बताया है, यानी कि जो आंकड़े जारी किए हैं उसके हिसाब से अगर बात करें तो कोविड-19 के कारण जिस दिन से देशव्यापी बंदी लागू की गई, यानी कि 25 मार्च से जो पूर्णबंदी लागू की गई, तो उस दिन से लेकर
सितंबर के अंत तक देश के उच्च न्यायालयों और निचली अदालतों में जो है उच्च न्यायालयों और निचली अदालतों ने जो 26,21,810 मामलों की सुनवाई डिजिटल माध्यम से जो है की है। तो यहाँ पर इतनी जो है अधिक संख्या में मामलों की सुनवाई डिजिटल माध्यम से हुई है और अब इस कार्य को आगे जारी रखने के लिए ये 1500 जो है अतिरिक्त लाइसेंस और जो है खरीदे जाएंगे। विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि लंबे समय तक कानूनी कार्यों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस सुविधा का उपयोग करने के लिए ऐसे लाइसेंसों की आवश्यकता होती है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि अब तक यानी कि पूर्णबंदी लागू होने से जो है लेकर सितंबर के अंत तक कुल कितने केसों की सुनवाई डिजिटल माध्यम से हुई है। तो मैं आपको वापस रिपीट कर देता हूँ, 26,21,810 मामलों की सुनवाई डिजिटल माध्यम से हुई है उच्च न्यायालयों और जो है जिला अदालतों में यानी कि निचली अदालतों में। तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों, और इसमें जो कुल खर्चा आएगा वो भी आपको याद रखना है। मैंने बता दिया आपको 9 करोड़ रुपया का खर्चा आएगा ये 1500 अतिरिक्त लाइसेंस खरीदने में। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों ने पिछले 5 महीनों के दौरान सूक्ष्म लघु मध्यम उपक्रमों का कितना बकाया चुकाया है। तो राइट आंसर है 13,400 करोड़ रुपया। तो इसके बाद आप अगला क्वेश्चन देखिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़े केंद्रीय लोक उपक्रमों से उनके 2020-21 के योजनाबद्ध पूंजीगत व्यय का कितना प्रतिशत दिसंबर तक खर्च करने का निर्देश दिया है। तो राइट आंसर है 75%। विद्यार्थियों, यहाँ पर जो आपके इसमें लिखा हुआ है कि जो है वित्त मंत्री ने बड़े केंद्रीय लोक उपक्रमों को उनके जो है 2020-21 के योजनाबद्ध पूंजीगत व्यय का 75% खर्च 75% जो है वो दिसंबर तक खर्च करने का निर्देश दिया है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए बजट में 2 प्रकार के खर्च का प्रावधान होता है, एक योजनागत व्यय और एक गैर योजनागत व्यय। तो यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए जो है सरकार की योजनाओं पर जो खर्च का प्रावधान होता है बजट में वो तो कहलाता है योजनागत व्यय या योजनाबद्ध व्यय, और दूसरा जो खर्च होता है यानी योजनाओं के अलावा जितना भी जो खर्च का प्रावधान होता है वो कहलाता है गैर योजनागत व्यय। गैर योजनागत व्यय में आपके सरकारी कर्मचारी अधिकारियों की तनख्वाह है, उनके भत्ते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सांसदों के वेतन भत्ते हैं, ये सब जो है गैर योजनागत व्यय कहलाता है। तो यहाँ पर इसमें जो निर्देश दिया गया है कि केंद्रीय लोक उपक्रमों में लोक उपक्रमों के लिए 2020-21 के बजट में जो योजनागत जो है यानी योजनाबद्ध पूंजीगत व्यय का जो प्रावधान किया गया है उसमें से जो है वो 75% दिसंबर तक खर्च कर दे। और क्योंकि अगला जो बजट का जो प्रावधान यानी कि जो है 21-22 का जो बजट के प्रावधान लागू होंगे वो तो 1 अप्रैल से लागू होंगे, 1 अप्रैल 2021 से। तो ये जो है 20-21 के बजट का जो खर्च है इन केंद्रीय लोक उपक्रमों का उसके लिए कहा गया है कि दिसंबर तक इसमें से 75% खर्च कर दे और बाकी फिर बचेगा 25%। तो फिर जनवरी, फरवरी और मार्च तक यानी कि 3 महीने में आगे भी 25% खर्च कर दिया जाएगा। विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पर कि ये खर्च जो है करने का जो निर्देश दिया है दिसंबर तक, उसके पीछे कारण ये है कि ये जो कोविड-19 की वजह से देश की अर्थव्यवस्था जो प्रभावित हुई है तो इस जो है अर्थव्यवस्था को सबलता प्रदान करना, यानी कि जब ये खर्च जो है बढ़ाया जाएगा तो इससे क्या है बाजार में मांग बढ़ेगी और मांग बढ़ेगी तो इससे अर्थव्यवस्था जो है मजबूत होगी। इसलिए जो है ये खर्च करने के लिए निर्देश दिया गया है। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिवों और इससे जो है जुड़े केंद्रीय
केंद्रीय लोक उपक्रमों के चेयरमैन और प्रबंध निदेशकों के साथ एक जो है ऑनलाइन बैठक की और उनको जो है इस बारे में निर्देश दिया कि जो है वो इन योजनाओं पर काम तेजी से शुरू करें, यानी कि जो योजना का जो व्यय है उसको पूरा करने के लिए, यानी 50% तक खर्च करने के लिए ये योजनाओं पर काम तेजी से शुरू करें, ताकि इन योजनाओं को पूरा किया जाएगा तो वो पैसा इस रूप में खर्च हो सकेगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में, जो मैंने आपको अतिरिक्त जानकारी दी है वो आपको ध्यान रखनी है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। देश की किस पेट्रोलियम कंपनी ने अपने कारोबारी मॉडल को नए सिरे से तैयार करते हुए अपने पेट्रोल पंपों पर परंपरागत ईंधन, पेट्रोल व डीजल की बिक्री के अलावा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग और बैटरी अदला बदली का विकल्प उपलब्ध कराने की घोषणा की है? तो राइट आंसर है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर जो आपके लिखा है कि इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग और बैटरी अदला बदली का विकल्प जो है ये जो कंपनी अपने पेट्रोल पंपों पर देगी, यानी कि वो वाहन जो इलेक्ट्रिक के जो है के रूप में है, इलेक्ट्रिक वाहन है, तो उनके लिए जो है यहाँ पंपों पर ये सुविधा दी जाएगी। बैटरी अदला बदली की सुविधा से मतलब यहाँ पर है कि वाहन जो बैटरी से चलते हैं तो वो जो है, क्योंकि बैटरी से चलने की एक निश्चित जो सीमा होती है, तो उसमें वो जहाँ पर भी आगे पेट्रोल पंप आएगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का, तो वहाँ पर वो बैटरी जो वाहन में लगी हुई है उसको जो है वहाँ जो दे देंगे, उसके बदले में वहाँ चार्ज जो बैटरी है वो उस वाहन में वापस लगा दी जाएगी। तो इस तरह से जो है वो ये सुविधा ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा जो है दी जाएगी, इसकी घोषणा इन्होंने की है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। किस देश ने भारत में अपने दूतावास में अगले साल जनवरी से एक अलग जल अताशे नियुक्त करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर है इजराइल। विद्यार्थियों, यहाँ पर जो आपके जो है लिखा हुआ है जल अताशे, तो अताशे जो शब्द है उसकी अगर बात करें तो किसी कार्य विशेष के लिए किसी अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, तो उसको जो है यानी कि अपनी जो है किसी कार्य के लिए किसी पदाधिकारी की नियुक्ति की जाती है तो उसको अताशे के रूप में बोलते हैं। तो यहाँ पर इजराइल ने अपने देश की जो कृषि प्रौद्योगिकी है और जो जल प्रबंधन प्रणाली है उसके लिए उसको बताने के लिए जो है अपने दूतावास में एक जो है अताशे की नियुक्ति किए जाने की घोषणा की है। अब क्योंकि जल प्रबंधन के बारे में बताया जाएगा, इजराइल के जल प्रबंधन प्रणाली के बारे में बताया जाएगा, इसलिए तो इसका काम जो है जल प्रबंधन प्रणाली के बारे में बताना है। इस पदाधिकारी का कार्य जल प्रबंधन के बारे में बताना है, इसलिए इसको जल अताशे कहा जाएगा। तो यहाँ पर आपकी जो लिखा है कि इजराइल ने तो अपने यहाँ दूतावास में 1 जनवरी से एक अलग जल अताशे की नियुक्ति करने की घोषणा की है। और विद्यार्थियों, यहाँ पर जैसा कि मैंने बता दिया आपको कि ये जल अताशे जो है भारत में जल प्रबंधन और कृषि क्षेत्र में मदद के लिए अपने देश की सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी के बारे में जो है वो बताएंगे और यानी अपनी नॉलेज को साझा करेंगे। और इसके अलावा एक बात और मैं आपको बताऊं इसमें कि इजराइल के द्वारा जो घोषणा की गई वो ये कि जो है भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपनी मौजूदगी और सहभागिता बढ़ाने के लिए या बढ़ाने के उद्देश्य से एक मानद वाणिज्य दूत की नियुक्ति भी की जाएगी इजराइल के द्वारा। इससे इस क्षेत्र में विकास क्षेत्रों में सहायता मिल सकेगी। तो ये भी आपको एक अलग से याद रखना है, मानद वाणिज्य दूत की नियुक्ति उत्तरी पूर्वी जो है क्षेत्र में यानी भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में की जाएगी इजराइल के द्वारा, जिससे कि जो है इस उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में विकास क्षेत्रों को सहायता मिल सके। तो आपको ये बात भी अलग से याद रखनी है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। बंगाल की खाड़ी व अरब सागर में नवंबर 2020 में होने वाले वार्षिक मालाबार युद्धाभ्यास में किस देश को पहली बार शामिल किया जाएगा? तो राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर एक तो ये आपको याद रखना है कि मालाबार युद्धाभ्यास, मालाबार नाम से जो युद्धाभ्यास हर साल होता है तो वो जो है कब होगा? नवंबर 2020 में।
और ये बंगाल खाड़ी अरब सागर में होगा। विद्यार्थियों, आप जानते हो बंगाल खाड़ी और अरब सागर हिंद महासागर का पार्ट है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि भारत ने 19 अक्टूबर को घोषणा की है कि अगले महीने यानी कि नवंबर में होने वाले मालाबार युद्धाभ्यास में ऑस्ट्रेलिया भी शामिल होगा। यह भारत ने घोषणा की है। विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए कि मालाबार युद्धाभ्यास की शुरुआत 1992 में अमेरिका और भारतीय नौसेना के बीच हिंद महासागर में द्विपक्षीय अभ्यास के तौर पर हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना है, जो मैंने आपको बताया है कि मालाबार युद्धाभ्यास की शुरुआत 1992 में अमेरिका और भारतीय नौसेना के बीच हिंद महासागर में द्विपक्षीय अभ्यास के तौर पर हुई थी, और फिर बाद में जापान 2015 में इस युद्धाभ्यास में स्थायी प्रतिभागी के रूप में शामिल हुआ। तो 2015 से जो है जापान भी जो है इस वार्षिक मालाबार युद्धाभ्यास में शामिल होता आ रहा है स्थायी प्रतिभागी के तौर पर, और अब ऑस्ट्रेलिया भी इस युद्धाभ्यास में शामिल होगा। यानी कि इस जो है मालाबार युद्धाभ्यास में अब 4 देश शामिल होंगे: भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। और विद्यार्थियों, आप जानते हो कि ये जो 4 देश यानी कि भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इन 4 देशों का एक संगठन बना हुआ है जिसको आप जानते हो क्वाड समूह के नाम से जानते हैं। क्वाड समूह, इन 4 देशों के समूह को क्या बोलते हैं या संगठन को क्या बोलते हैं? क्वाड समूह। तो एक तरह से अब ये मालाबार युद्धाभ्यास इस क्वाड समूह का जो है युद्धाभ्यास बन जाएगा। तो यहाँ पर ये युद्धाभ्यास जो नवंबर में होने वाला है, चीन जो है इसको अपने लिए एक तरह से वो जो है चुनौती के रूप में मान रहा है, या यूँ कहें कि वो अपने खिलाफ इसको मान रहा है, क्योंकि आपको पता है दक्षिण जो है चीन सागर में चीन अपना जो है प्रभाव बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, और उसका विरोध अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और आपके थाईलैंड, मलेशिया, इन देशों के द्वारा किया जा रहा है उसका विरोध। तो अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया भी इसमें जो है युद्धाभ्यास में शामिल हो रहा है। तो अब ये 4 देशों का युद्धाभ्यास हो जाएगा, मालाबार युद्धाभ्यास, जो कि हर साल होता है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें प्रवर्तन निदेशालय ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट संघ के कोष में 43 करोड़ 9 लाख। विद्यार्थी, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसमें ये प्रिंट मिस्टेक है, यहाँ पर मैं आपको बताऊं, ये जो 43 करोड़ 69 लाख रुपया है यहाँ पर, तो यहाँ पर 43.9 दे रखा है, तो इसको आप पढ़ना 43.69 यानी कि 43 करोड़ 69 लाख रुपया। तो मैं दोबारा से वापस रिपीट करूं क्वेश्चन को। प्रवर्तन निदेशालय ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट संघ के कोष में 43 करोड़ 69 लाख रुपए के गबन से संबंधित धन शोधन के एक मामले में जम्मू कश्मीर के किस पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ मामला दर्ज किया है? तो राइट आंसर है फारूक अब्दुल्ला। विद्यार्थियों, यहाँ पर जो आपके ऑप्शन में जो है दे रखे हैं नाम, तो ये सभी जो है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। फारूक अब्दुल्ला, उनका बेटा जो है उमर अब्दुल्ला, गुलाम नबी आज़ाद, महबूबा मुफ्ती, ये सब जो है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मामला जो है दर्ज हुआ है वो फारूक अब्दुल्ला के विरुद्ध। विद्यार्थियों, मैं आपको बताऊं इसके बारे में कि जो है सीबीआई ने 2002 से 2011 के बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा खेल को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर क्रिकेट संघ को 94 करोड़ 6 लाख रुपए जो है वो अनुदान के तौर पर दिए गए थे, और इनमें से 43 करोड़ 69 लाख रुपए के गबन के मामले में तत्कालीन जम्मू कश्मीर क्रिकेट संघ के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और महासचिव मोहम्मद सलीम खान और कोषाध्यक्ष एहसान अहमद मिर्जा के खिलाफ जो है सीबीआई ने यह मामला दर्ज किया था, और अब जो है प्रवर्तन निदेशालय ने जो है इन पर मामला दर्ज किया है और अपनी कार्रवाई शुरू की है, जांच उन्होंने शुरू कर दी है। और यहाँ पर जम्मू कश्मीर जो है इसमें क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय ने भी इस बार अपनी जांच में जो है पाया है कि जम्मू कश्मीर क्रिकेट संघ को वित्त वर्ष 2005-06 और
2011-12 के दौरान 3 अलग अलग बैंक खातों के जरिए बीसीसीआई ने 94 करोड़ 6 लाख रुपए दिए थे, और 94 करोड़ 6 लाख रुपए में से 43 करोड़ 69 लाख रुपए का हिसाब जम्मू कश्मीर क्रिकेट संघ के पदाधिकारी वो नहीं दे पा रहे हैं, या यूँ कि अभी तक इन्होंने हिसाब इनका नहीं दिया है। यानी कि ये गबन हुआ है 43 करोड़ 69 लाख रुपए का। तो इस मामले में अब फारूक अब्दुल्ला से फारूक अब्दुल्ला से जवाब तलब किया गया है, यानी कि उनसे इस बारे में जवाब मांगा गया है, और इस मामले की अब सुनवाई हो रही है, या यूँ कि प्रवर्तन निदेशालय इस मामले की जांच कर रहा है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको ये कुल जो राशि दी गई थी वो आपको पूरी याद रखनी है। मैंने आपको बताया इसमें कि पहले सीबीआई ने मामला दर्ज किया था, जिसमें मैंने आपको बताया कि सीबीआई ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट संघ के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और उसके महासचिव मोहम्मद सलीम खान, कोषाध्यक्ष एहसान अहमद मिर्जा, इनके खिलाफ मामला दर्ज किया था। और वो मामला यही है कि 94 करोड़ 6 लाख रुपया बीसीसीआई की तरफ से दिया गया अनुदान के तौर पर खेल को बढ़ावा देने के लिए, तो उसमें से 43 करोड़ 69 लाख रुपया का गबन हुआ है। तो उस मामले में पहले सीबीआई ने मामला दर्ज किया था, और अब प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में अपनी जांच शुरू की है और फारूक अब्दुल्ला से पूछताछ की है, क्योंकि उस समय वो जम्मू कश्मीर क्रिकेट संघ के अध्यक्ष थे। तो यहाँ पर ये जो कुल राशि दी गई बीसीसीआई के द्वारा अनुदान के तौर पर, वो आपको याद रखनी है 94 करोड़ 6 लाख। और जो गबन का मामला है वो आपको याद रखना है कितने करोड़ राशि की गबन किया गया है, तो वो है 43 करोड़ 69 लाख रुपया। और तो इसमें जो आपको मैंने अलग अलग बातें बताई है वो आपको याद रखनी है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने देश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए पहली राष्ट्रीय थ्रो चैंपियनशिप को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। इसका आयोजन कहाँ होना था? तो राइट आंसर है पटियाला। विद्यार्थी, आप जानते हो पटियाला पंजाब का शहर है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है विद्यार्थियों, ये जो पटियाला में इसका आयोजन होना था, राष्ट्रीय थ्रो चैंपियनशिप का आयोजन पटियाला में होना था। तो तारीख भी आपको याद रखनी है, 26-27 अक्टूबर को होना था ये आयोजन पटियाला में, जिसको कि कोरोना की वजह से अब अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। यानी कि इसकी डेट आगे अभी तक नहीं बताई गई है कि कब होगा इसका आयोजन आगे। तो विद्यार्थियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।